देश में कोरोना संक्रमण के खतरे ने भले ही लोगों के सामान्य जीवन को कैद कर दिया था, लेकिन अब कोरोना संक्रमण की दर कम होने के साथ ही जीवन सामान्य दिनों की तरह पटरी पर लौटने लगा है। राजधानी दिल्ली में अनलॉक 3 की शुरुआत के साथ ही देश के अधिकतर राज्य अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं। अनलॉक में कई पाबंदियों को पूरी तरह से खोल दिया गया है, वहीं कुछ को पाबंदियों के साथ खोलने की तैयारी चल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण की दर लगातार नीचे आ रही है, वहीं रिकवरी दर बढ़ रही है। मध्य प्रदेश, हिमाचल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में राहतें बढ़ाई जा रही है। तमिलनाडु के लगभग 27 जिलों में छूट दी गई है। असम सरकार ने कोरोना टीके की दोनों डोज ले चुके अपने कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दे दी है। मध्य प्रदेश में अब शादी समारोह में 40 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। हालांकि शादी में शामिल हो रहे सभी व्यक्तियों की कोरोना जांच अनिवार्य होगी। उधर बिहार में हालात सामान्य रहे तो जुलाई में स्कूल, कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थाओं में कक्षाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। देश में पिछले 2 सप्ताह से कोरोना के नए केस तेजी से कम हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना से बिगड़े हालात अब काफी हद तक काबू में दिख रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 131 नए मामले सामने आए। हालांकि पिछले 24 घंटों में 16 लोगों ने जान गंवा दी। दिल्ली में अब संक्रमण दर घटकर 0.22% रह गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी काफी हद तक कोरोना से राहत है। बहरहाल देश भर में हाहाकार मचाने वाली कोरोना महामारी अब कमजोर होती दिख रही है, लेकिन लापरवाही बरती गई तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर फिर से कोहराम मचा सकती है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री तक साफ हिदायत दे चुके हैं और चिकित्सा विशेषज्ञ साफ चेतावनी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत। कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है, ये खुशी की बात है, लेकिन सावधानी अभी भी बरतनी है, ये बहुत जरूरी है। कोरोना के जो दो वेव है, उनसे अलग अलग वर्ग ने इस तरह का सबक लिया। आने वाले वक्त में हमारे लिए क्या चुनौतियां हैं और हमें क्या सावधानियां बरतनी है। सामाजिक संगठनों की भूमिका इस तरह से सामने आएगी। विशेषज्ञ, चिकित्सा विशेषज्ञ इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं और बाजार अपनी नई शक्ल में अपने नए व्यवहार के साथ आगे किस तरह से सामने आएगा, इन सबको लेकर आज हम इस खास खबर में बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पी.आर. गुप्ता जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और व्यापारी और उद्योग जगत से जुड़े हुए विशेषज्ञ, अगर हम बोलें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसकी सारी खूबियों को वो जानते हैं, समझते हैं। अजय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास आना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये मेडिकल से जुड़ा हुआ पूरा मामला था, चिकित्सा से जुड़ा हुआ पूरा पैंडेमिक था, और इसकी वजह से अब जो हालात खड़े हुए हैं उनमें हमें अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आने वाले वक्त में अब किस तरह की सावधानियां हम रखें ताकि वापस इस तरह की कोई परेशानी हमारे सामने ना खड़ी हो। जो दूसरी लहर आई, अगर हम उसकी चीजों पर गौर करें तो क्या हम ये माने कि इसका जो नया वेरिएंट आया था वो इसके लिए जिम्मेदार था, या फिर हमने जो लापरवाही बरती कि आंकड़े कम होने वाले होते गए पहली लहर के बाद, उसमें हमने जो असावधानी बरती थी, इसके लिए कारण कौन सा माना जाए ताकि हम आने वाले वक्त में उस कारण को सामने रखते हुए सावधानियों को बरतें? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि नया वेरिएंट अपनी जगह है, लेकिन जो दूसरी लहर का कहर हमारे पे बरपा, उसके लिए स्पष्ट रूप से हम खुद जिम्मेदार हैं। हमने कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को त्याग दिया। अभी हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हम वैक्सीनेट होने के, पूरी जनसंख्या के 80% तक वैक्सीनेट होने में हमारे को समय लगेगा। इसलिए हर्ड इम्यूनिटी हमारी है नहीं, और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने छोड़ा। हमने मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा, लगाया भी तो आधा अधूरा लगाया, गले में लटका के रख लिया। हमने घर से बाहर अपने कदम रख दिए, बाजार में भीड़ भाड़ में गए, हम सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए, और इसलिए ये हमारा व्यवहार जो रहा उसका एक कारण ये भी है कि हम उगता गए थे बैठे बैठे घर में पहली वेव के बाद में। इसलिए एक स्वाभाविक पैंडेमिक फटीग जिसे हम नाम देते हैं, वो भी एक कारण था। लेकिन बावजूद इसके हमारे सामने एक विपदा खड़ी थी, तो हमें ध्यान रखना चाहिए था। अब दूसरी वेव धीरे धीरे छट रही है, लेकिन ये वेव जो है छट रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सावधानी छोड़ दें। पहली बात कि हमें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी निरंतर अपनाना पड़ेगा। ये मान के चलिए कि ये मास्क हमारे मुंह से दिसंबर तक ही छूटेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमें दोनों वैक्सीन लगाने पड़ेंगे, ताकि अधिक से अधिक लगा लेंगे तो समाज में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। तीसरी बात, वैक्सीन 80 से 90% तक सुरक्षा देता है, तो वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं है कि हमने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ देना है। मेरे वैक्सीनेट फरवरी और जनवरी में लगे थे, लेकिन आज भी मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ मेरे मास्क मुंह पे लगा होता है। मैं किसी भी भीड़ भाड़ में नहीं जाता, सिवाय इसके कि मैं मुख्यमंत्री महोदय की जो वीसी है उसमें या अस्पताल में मरीज देखने के अलावा कहीं भी बाजार नहीं जाता। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार मुझे रूखा कहने लग गए, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। ज्यादा जरूरी यह है कि मैं अपने को और उन रिश्तेदारों को बचाऊं, तो ये उनकी सुरक्षा के लिए तो अपने को रखना ही रखना पड़ेगा। यही मेरा कहना है कि हमें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि मास्क की सुरक्षा, जो सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी है वो, और भीड़ भाड़ में तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ। वैक्सीनेशन सेंटर में जाए तो ये ध्यान रखें कि भीड़ भाड़ में नहीं जाए। यदि भीड़ है तो थोड़ी देर वेट। अजय जी,
अभी बाजार का व्यवहार बहुत बदला है। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ा है वो हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, और पूरी अर्थव्यवस्था को अगर जो सहारा देता है वो हमारा व्यवसाय उद्योग जगत देता है। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में बाजार को क्या व्यवहार बदलने की जरूरत है? हम जो नियम कायदे बना रखे हैं बाजार के लिए वो तो अपनी जगह है, लेकिन अब हमें हमारे मार्केट बिहेवियर में या फिर हमें जो हमारा कमर्शियल बिहेवियर है उसमें किस तरह के बदलाव की जरूरत महसूस होती है? अजय जी। देखिए क्या है कि जो कोरोना की पहली लहर थी उससे व्यापार जगत या इकोनॉमी जगत या आम आदमी कहें कि थोड़े टाइम बाद में एक बार संभलने लग गया था, और ऐसा लग रहा था कि इकोनॉमी वापस से धीरे धीरे नहीं होकर तेजी से पटरी के ऊपर आ जाएगी। पर जो ये दूसरी लहर आई है इसने एक बड़ा धक्का दिया, मतलब हम कह सकते हैं चाहे आम आदमी के जीवन में दिया है, व्यापार जगत में, इकोनॉमी में, तो इसने एक बड़ा वाला डेंट लगाया है, और इस डेंट से उभरने में हमारे को सबको समय लगेगा। अब रही बात जैसे अपन बात करते हैं कि कैसे किस जैसे अप्रोप्रिएट व्यवहार जो करने की बात है, 100% जब तक अपन वो नहीं करेंगे जब तक हम इससे पार नहीं पा सकते। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा उपाय है, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, पर इसके साथ साथ के अंदर हमारे को जो अप्रोप्रिएट व्यवहार है वो करना पड़ेगा। और वो हम कहें कि हिंदुस्तान की जनता में उस चीज़ों का अभी तक बहुत ज़्यादा भाव है। जब तक सरकार का या कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का डंडा रहता है, जब तक तो उन सब चीज़ों को पालना करते हैं, जैसे ही वो चीज़ें थोड़ी सी कम होने लग जाती हैं वो उसकी पालना को छोड़ देते हैं, और छोड़ते ही मतलब वो चीज़ें कह सकते हैं कि वो वापस से हावी हो जाती हैं। देखिए बाजार में काफ़ी हद तक व्यापार मंडलों ने, व्यापार संगठनों ने अपने सब व्यापारियों को एकजुट किया है, और सब व्यापारियों के ऊपर जितना बड़ा एक गहरा इफेक्ट पड़ा है उससे व्यापारी सब संभले हुए हैं। उन सब ने अपनी दुकानों के ऊपर सबके कह सकते हैं कि अगर जब भी एंटर करते हैं अपने प्रतिष्ठान में तो थर्मल चेकिंग का, सैनिटाइजेशन का, इवन दो उन लोगों ने अपने जो कुर्सियां वगैरह भी लगाई हुई होती हैं उनको भी उन्होंने डिस्टेंस कर दिया, सारी चीजें कर दी। तो व्यापार जगत इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। व्यापार मंडलों ने हर जगह बोर्ड लगा दिए कि सब जो भी है नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो मूवमेंट, इस तरह के पूरे हम लोगों ने एक मुहिम चला रखी है। व्यापार महासंघ से भी, 40 की तरफ से भी, सब तरह से एक व्यापार की मुहिम चल रखी है। और आम आदमियों से भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे भी जब भी खरीदारी करने के लिए आए बाजार के अंदर तो वो अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाए, सारी चीजें करें। कुछ बाजारों के अंदर कह सकते हैं जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन होती है उस जगह के ऊपर जरूर कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं के बराबर होता है। बाकी मेन बाजारों के अंदर, मेन प्रतिष्ठानों में, सब जगह व्यापार प्रतिष्ठानों में होता है। बट अब हमारे को बहुत ज्यादा दरकार है सरकार से, कहीं ना कहीं सरकार हमारे को इन सब चीजों में एक बार सहारा दे, क्योंकि व्यापार इस समय अगर आप कहें छोटे व्यापार, मंझले व्यापार, जितने भी व्यापार हैं बहुत ज्यादा उनको एक नुकसान पहुंच चुका है, और आने वाले समय में उनको पार पाने के लिए सरकार की, सरकारी सहायताओं की और सब चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार से निवेदन करेंगे कि कैसे भी हो सकती है, जैसे जब एक इकोनॉमिक पैकेज हो सकता है, आम आदमी के पास में जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक वो उसको खर्च नहीं करेगा बाजार में नहीं आएगा, और ये साइकिल जो इकोनॉमी का साइकिल है ये घूमने में काफी दिक्कत रहेगी। इसलिए हम सबको इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये सब कामों पर ध्यान दें। जी सूरज जी, अब सामाजिक संगठनों के नजरिए से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी भूमिका सामाजिक संगठनों की इस बार इस पेंडेमिक में रही है। लोगों के लिए मदद पहुंचाना, उनको राशन पहुंचाना या फिर वैक्सीनेशन के लिए उनको जागरूक करना। अब क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में सामाजिक संगठनों की जो भूमिका है वो जो हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको लेकर ज्यादा बढ़ेगी? चाहे हम उनको योगा की बात करें या फिर उनके वैक्सीनेशन की बात करें या फिर उनको स्वस्थ रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज की बात करें, जैसे साइकिल टूर होते हैं, साइकिल कैंप बनते हैं साइकिल के, या फिर हम ये सोचे कि उनको अब फिट रखना है, उनको हेल्दी रखना है, इसको लेकर जो एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है वो अब सामाजिक संगठनों पर आ जाती है कि अब आने वाली गतिविधियों को वो इसी तरह से डिजाइन करें। देखिए प्रभात जी, हर जो आपदा होती है, आप ये मानिए कि समुद्र के जब लहरें आती है तो कहीं कहीं विनाश करती है, लेकिन अपने साथ में समुद्र की जो मोती है, सीप है और कई प्रकार की चीजें भी लेकर के बाहर आ जाती है। तो ऐसे ही हम इस आपदा को देखते हैं। शुरू में जब पहली लहर थी उस समय जब हम लोगों के बीच में जा रहे थे, बहुत से सामाजिक संगठन काम कर रहे थे, एक्टिव थे, और बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन थे जो केवल कागजों में चल रहे थे, वो साइडों में लुप्त होकर रहते हुए, लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर से तो कभी भी सामाजिक रूप से जुड़े हुए नहीं थे। ऐसे लोगों की एक चैन हमको मिली, और जगह जगह कॉलोनियों के अंदर से लोग निकल के आने लगे, महिलाएं आने लगी आगे लोगों की सहायता के लिए, और हम एक मूवमेंट चलाते हैं बेजुबान पक्षियों के लिए। लॉकडाउन में बड़ी समस्या होती है, तो कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए दाने, पानी और रोटी और इनकी व्यवस्थाएं करते हैं। तो उसमें मुझे आश्चर्य हुआ कि घरों से फ्लैट से निकल के महिलाएं निश्चित समय पे वो जो पैकेट दे रही थी और पहुंचाने के लिए आ रहे थे। तो ये एक अच्छा था के बीच में। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी
जो इसका दुष्प्रभाव ये रहा कि सरकार ने जो आंकड़े छुपाए, हो सकता है वो पेंडेमिक में उनको ये लगा होगा कि लोग पैनिक नहीं हो, इसलिए जो मौतों के आंकड़े थे वो कम बताए गए। हमने देखा है कि जो आंकड़े अखबार में थे और जो शमशान घाट में जलने वालों के आंकड़े थे, कब्रिस्तान में दफन वालों के आंकड़े दृश्य थे, वो अधिक थे और अखबारों में संख्या कम थी। तो सरकार की मंशा हो सकती है कि लोग पैनिक नहीं हो, लेकिन उसका दुष्प्रभाव ये रहा कि गांव-गांव में जब हम लोग बात करते थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको कहा कि आप बहुत रूखे हो, तो ऐसे जो रिश्तेदार होते हैं सबके कि आप आओ, हम आएंगे, हमारे गांव में नहीं है और कौन मर रहा है, कहीं ऐसी कोई कैजुअलिटी हो नहीं रही है, केवल डराने के लिए बहुत से लोगों ने जो है सोशल मीडिया में इसका दुष्प्रभाव चलाया कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उससे हुआ ये कि लोगों ने माना कि ऐसा कुछ है नहीं, कोरोना इतना खतरनाक नहीं है, लोग मर नहीं रहे और कोविड के नाम पे भ्रमित किया जा रहा है। और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जब सेकेंड वेरिएंट आया, दूसरी लहर आई, तो एकदम से लोग जो है वो भारी संख्या में कैजुअलिटी बढ़ने लगी, लोग मरने लगे, गांव-गांव तक इफेक्ट आने लगा और हालात ये हो गए कि अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे, वेंटिलेटर खाली नहीं थे। तो ये उसका दुष्प्रभाव रहा। और अब जो हालात है, लोग कमरों में बंद रहे, घरों में रहे, माना उन्होंने, जब लगा कि लोग मर रहे हैं तो सब गांव-गांव में बंद हो गए, गलियां मोहल्ले सब लोगों ने अपने आप को सेफ रखा, मास्क का भी उपयोग करा। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि खुल रहा है लॉकडाउन। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि लॉकडाउन खुला है लेकिन कोरोना बंद नहीं हुआ है। अभी भी जो वायरस है उसका फैलाव चारों तरफ फैला हुआ है और उससे लोगों के अंदर उतनी हानि हो रही है जितनी पहले हो रही थी। लॉकडाउन खुला, एकदम से लोग बाहर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आज मैंने सिर मुंडाया और आज ही ओले पड़ रहे हैं। तो मैं सिर मुंडा सकता हूं लेकिन जो ओले कब गिरेंगे उसका मुझे पता नहीं है। हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम बाहर जा रहे हैं तो हम ये मान लें कि युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, अब वहां बम चलेंगे, गोले चलेंगे, गोलियां चलेगी, क्या होगा उससे हमको सावधान रहना पड़ेगा। और इतना लोगों को तय करना पड़ेगा कि मेरी जान की कीमत के बराबर अगर मुझे किसी काम के लिए जरूरी जाना है तो मैं बाहर निकलूं, नहीं निकलूं। दूसरा, आज मास्क की जो बात करें डॉक्टर साहब, तो ये वैसे ही है जैसे आप ये मान लीजिए कि जगह जगह लिखा रहता है कि नो मास्क नो एंट्री। मैं देख रहा हूँ हर ऑफिस के बाहर, हर दुकान के बाहर, हर प्रतिष्ठान के बाहर लिखा रहता है स्लोगन, लेकिन ये वैसा ही है बिना जागृति के। जैसा सिगरेट की डिब्बी के ऊपर ये लिखा रहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसको मानते कितने लोग हैं? डिब्बी लेंगे, सिगरेट पिएंगे। तो ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा कि आज हमारी जो जान है उसकी कीमत कितनी है और हमारे परिवार के लिए वो कितनी महत्वपूर्ण है। जब ये हमारी समझ में आ जाएगा तो मैं समझता हूं कि लोगों की जो सावधानी है वो इस कोरोना के कहर को कम कर पाएगी। अन्यथा आज भी कोरोना का जो बड़ा प्रभाव है लोगों पे पड़ रहा है और लोग मर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अब तक देखिए अक्सर घरों में क्या होता है कि किसी को हल्का सा कुछ बुखार हुआ, कुछ तबीयत खराब हुई, अपने स्तर पर उन्होंने दवाई ले ली। लेकिन अब जो ये पैंडेमिक आया उसने कई चीजें हमें सिखाई हैं। मसलन जैसे स्टेरॉइड का अगर हम बेतरतीबी से इस्तेमाल करते हैं, बिना चिकित्सकीय सलाह के इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लैक फंगस जैसा जो उसकी जो खतरे हैं, उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं। घर पर इलाज करने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, आप उसको बुखार समझकर इलाज करते रहे लेकिन पता चला कोविड है, जब वो बिगड़ गया तब आपको हॉस्पिटल भागना पड़ा। तो जो हमारा अब तक का जो व्यवहार रहा है किसी भी बीमारी को लेकर या उसकी गंभीरता को नहीं समझने को लेकर, खुद घर पर इलाज करना, चले जाएंगे डॉक्टर के पास, जब ज्यादा होगा तो सोचेंगे, जांचें करवानी है करवा लेंगे, ये तो किसी भी चीज को हल्के में लेना। आपको अब क्या लगता है कि आने वाले वक्त में हमें अब थोड़ा सा और ज्यादा सावधान अपनी हेल्थ को लेकर होना पड़ेगा, और ये सिर्फ अपनी हेल्थ को लेकर नहीं, अपने फैमिली की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा और ज्यादा लोगों को सजगता बरतनी होगी। किस तरह की सजगता की जरूरत है और जो सावधानियां अब हमको आगे बरतनी है, क्या लापरवाहियां अब तक हम करते रहे हैं जिनको आप नोटिफाइड करना चाहेंगे? मसलन जैसे मैंने बताया कि आपको हल्का सा बुखार होता है तो लोग घर से ही दवा ले लेते हैं, हमें किस तरह की सावधानियां अब आने के वक्त में बरतनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए सर्वप्रथम तो मैं अभी भी अपील करूंगा कि ये मास्क आज की तारीख में हमारे ड्रेस का हिस्सा है। जैसे हम पैंट शर्ट पहन के घर से बाहर निकलते हैं, यदि घर से निकलना है तो मास्क भी लगा के ही निकलना है। दूसरी बात, किसी भी समय किसी को भी यदि ALI यानी कि कोरोना के जो लक्षण हैं वो यदि आपको मिलते हैं तो आप अपने निकटतम स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करके और कोरोना की जांच करवाएं। पिछले दिनों में कोरोना की जांच ना करवा के और लोगों ने HRCT कराए अपने आप,
जिससे दो नुकसान हुए। जल्दी एचआरसीटी कराने से एचआरसीटी नॉर्मल आया और हमने मान लिया कि हमारे कोरोना नहीं है। दूसरा, ऐसी स्टेज में एचआरसीटी कराने गए तो दूसरे लोगों को कोरोना फैला। तो ऐसी स्थिति में अपने आप एचआरसीटी करवाना खतरनाक है, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। तीसरी बात, जैसे ही कोरोना के लक्षण हो और हमारे को स्वास्थ्य कर्मी ने ये बताया कि आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, या गलती से यदि नेगेटिव भी है, 30% में होते हुए भी नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव भी है तो भी आपको जो वांछित इलाज है वो ले। चौथी बात, यदि गंभीर लक्षण है तो आप स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में हायर सेंटर पे जाएं और अपनी जांच करवाएं या भर्ती हुए। चौथी बात, जो सबसे ज्यादा डैमेज हुआ वो ये हुआ कि स्टेरॉइड का एप्रोप्रिएट यूज नहीं हुआ। या तो कम डोज मात्रा दी गई जिससे कोरोना बढ़ गया, या ज्यादा मात्रा दी गई जिससे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लैक फंगस, इस तरह की समस्याएं पैदा हुई। कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड रामबाण है, लेकिन इनकी प्रॉपर मात्रा में यूज करना ही इससे रक्षक है। यदि हम कम दवाई देंगे तो कोरोना बढ़ेगा, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की कमी आएगी और कभी कभी तो लंग फाइब्रोज होगी। यदि ज्यादा मात्रा में देंगे तो डायबिटीज बढ़ेगी, ब्लैक फंगस का खतरा होगा, बीपी बढ़ेगी, कई बार उल्टियां हो जाती हैं। तो ये दोनों एप्रोप्रिएट इलाज कराना जरूरी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि स्टेरॉइड से हमें घबराना नहीं है। साधारण जो उचित मात्रा में स्टेरॉइड है उससे डायबिटीज हो सकती है, और वो होएगी तो उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जरूरत जितनी मात्रा की है, आवश्यक मात्रा है, उतनी मात्रा में स्टेरॉइड लें। तो यदि हम कोरोना से बचाव और उपचार का सही एक मिश्रण काम में लेंगे तो हम इस कोरोना की महामारी से बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये सावधानियां सिर्फ कोरोना ही नहीं, उसके बाद भी आम जो हमारी जिंदगी होती है उसमें किसी भी बीमारी को लेकर हमें सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। कोई भी दवा खुद ना लें, जांचें अपने स्तर पर ना करवाएं, तो मुझे लगता है कि काफी जो हालात है उनको हम सुधार सकते हैं। अग्रवाल साहब, हम यहाँ के बाजार की शक्ल और जो दूसरे देश हैं उनके बाजार की शक्ल को मैं एक बार थोड़ा सा कंपेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा आपने भी जिक्र किया था कि हम कंजेस्टेड इलाके में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ पर जो बाजार होता है उसमें हम दुकान के अंदर जब देखते हैं तो बहुत कम जगह बचती है लोगों के बैठने के लिए या फिर उनके खड़े होने के लिए, तो उसकी वजह से सामान बहुत ज्यादा भरकर रखा जाता है और उसकी वजह से लोगों को मजबूरी होती है कि वो सटकर खड़े रहें। या फिर बाजार की शक्ल ऐसी है हमारी यहाँ पर कि लोग बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया में जाकर ही शॉपिंग करते हैं, तंग गलियों में दुकानें खुली हुई हैं, उसकी वजह से उन्हें वहां जाना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि अब आने वाले वक्त की जरूरत यह है कि हम इस तरह की सावधानियां बरतें कि कुछ नियम कायदों में ऐसे बदलाव आए कि बाजार की जो शक्ल हो वो थोड़ी सी खुले तौर पर हो, किसी तरह का कोई कंजेक्शन ना हो, उसके लिए जो नियम कायदे हैं उनकी सख्ती से पालना की जाए, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के जो हालात पैदा हों तो भीड़ कम से कम उस या फिर बाजार की भीड़ कम से कम उस बीमारी को फैलाने की वजह ना बने। देखिए, जो जितने बाजार बने हुए हैं, ज़्यादातर बाजार तो अगर कहें तो हम तरीके से ही बने हुए हैं। आप अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर के जो बाजार बने हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं, बाकायदा दुकानें उनके सब सिस्टम है, नंबर डले हुए हैं, आगे फुटपाथ हैं। वॉल सिटी एरिया के अंदर भी अगर अपने बाजार देखें तो बहुत तरीके से बने हुए हैं। बट अगर अपन कह जाए कि हिंदुस्तान में रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है, जब रोजगार की कमी होती है तो स्वरोजगार के ऊपर जो जोर दिया जाता है, प्रधानमंत्री जी ने भी स्वरोजगार पर जो जोर दिया, उसमें यही होता है कि गली मोहल्ले के अंदर लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं। जिनको नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, तो वो अपने पास अपने घरों के अंदर नीचे दुकान खोल के बैठ जाते हैं और वहां से वो अपना रोजगार चलाते हैं। इसके अंदर कोई वैसे देखा जाए तो कोई ऐसा गलत भी नहीं है। आदमी अगर अपना काम करके अगर दाल रोटी पेट पालता है तो करना चाहिए। इसके लिए सरकार ने नियम बना रखे, अब उन नियमों का पालन कराना, सख्ती से जो पालन कराना है वो सरकार का काम है। तो देखिए, सरकार के लिए आप जैसे अभी हम डॉक्टर साहब हमारे को बताते हैं कि हमको अप्रोप्रिएट नियम काम करना चाहिए, वैसे सरकार को भी बहुत कुछ काम करना चाहिए। सरकारों के लिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आज की तारीख के अंदर अगर आज हमारे लॉकडाउन लगा दिया जाता है, 2 महीने तक बाजार बंद रहता है, ना तो हमारा बिजली का बिल बंद रहता है, ना हमारा पानी का बिल बंद रहता है, ना हमारे किराए बंद रहते हैं, ना ब्याज बंद रहता है, हर चीज तो चालू रहती है व्यापारी के ऊपर। फिर उसके बाद में एक दिन के अंदर उनके ऊपर डंडा लगाया जाता है, टाइमिंग ऐसे कर दिया, 6 से 11 बजे तक का टाइमिंग कर दिया जाता है।
मुझे नहीं लगता जो सरकार के अंदर जो भी अधिकारी वगैरह जो भी बैठे रहते हैं वो उन चीज़ों को बहुत तरीके से देखते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए गए, व्यापारी वर्ग, कोई भी व्यापारी वर्ग ऐसा नहीं है कि जो चाहता हो कि उसके व्यापार के, उसके दाल रोटी के पर उसके पेट पे कहीं ना कहीं संकट आए। व्यावहारिकता को देखना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। सरकारों को सिस्टम से अगर बना के, सरकार अगर उनके नियम कानून कायदा बना के चले जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं आज जैसे अपन कहते हैं जर्म 99.9% है, वैसे हम व्यापारी 99.9% हर चीज को फॉलो करने के लिए तैयार है। आज व्यापारी वर्ग अगर आप देखो जाए तो चाहे अगर कितनी भी विविधता के अंदर है, वो सहायता के लिए भी खड़ा रहा है। चाहे आज मैं कह रहा हूँ कि अपन ने चाहे सामान बांटा हो, चाहे अपन ने मास्क बांटे हो, ये इवन तो वैक्सीनेशन कराने के लिए भी व्यापार मंडल सब आगे आए हुए हैं और हर एक का वैक्सीनेशन करा है। तो इसलिए व्यापार वर्ग के साथ करा जाए, काफी हद तक हम लोगों ने जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे कि वो भी सरकारें अगर हमारे पर ध्यान दे तो हम और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। सोनी साहब, समय कम है, आपसे मैं आखिरी बात जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है अब सामाजिक संगठनों को जो दिशा है वो अब शहरों और कस्बों से आगे बढ़कर अब गांवों की तरफ करनी चाहिए? क्योंकि आपने देखा दूसरी लहर में गांवों में अचानक से ये लहर आई, लेकिन अब वैक्सीनेशन के दौरान एक और चीज निकलकर सामने आ रही है कि लोग वैक्सीन के डर से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कई तरह के मिसकंसेप्शन उनके दिमाग में है। तो आपको नहीं लगता कि अब सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी इस पेंडेमिक के बाद एक नए तौर पर यह बढ़ जाती है कि अब उन्हें गांवों की तरफ भी अपनी सोशल एक्टिविटीज को लेकर रुख करना चाहिए, वहां पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए उनको जागरूक करने के लिए? निश्चित तौर पे यही मेरे दिमाग में था, मैं बोलना चाह रहा था, सहयोग से आपने पूछा है। अभी गांव में भी और शहरों में भी आज भी मेरे पास में डिस्पेंसरी से फोन आए थे कि वहां पे बॉयल खुलती है और लोग पूरे पहुंच ही नहीं रहे। तो लोगों के घरों में हम जब जा रहे हैं, जयपुर शहर के आसपास के जो नानियां हो रहे हैं, तो लोग बिल्कुल डरे हुए वहां पे। और कुछ लोगों के वैक्सीन के बाद में एक आध बार थोड़ी बुखार आती है हल्की सी, उसकी अफवाह इतनी चलती है कि लोग बिल्कुल डरे हुए और वैक्सीनेशन के नाम से दूर भाग रहे हैं। तो शहरों में भी नहीं, जब लोग जा रहे हैं तो गांव में तो हालात क्या होंगे आप समझ सकते हैं। विशेष तौर पे युवाओं के अंदर तो थोड़ा सा रुझान है, लेकिन जो बड़े लोग हैं हो रहे हैं, महिलाएं विशेष तौर पे आ नहीं पा रही है कि चलो बाद में चले जाएंगे, अभी काम है घर पे, तो इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा घातक होने वाला आने वाले समय के लिए। तो सब लोगों को कम से कम वैक्सीनेशन के लिए तो आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका में जिस तरीके से मास्क फ्री हो गया है, तो हम जितने जल्दी हम अपना वैक्सीनेशन करा लेंगे, वैक्सीन ले लेंगे, तो संभवतः हम भी जो है इनसे छुटकारा पा लेंगे। दूसरा, एक पूरा पेड़ लेकर के हम जब तक इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे हमारी सुरक्षा चक्कर को, तब तक मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से आज हम जो लोगों को तकलीफ हो रही है, गुप्ता जी ने कहा बिल्कुल सही बात है कि लोगों के दुकानें प्रतिष्ठान बंद पड़े, बिजली के पानी के बिल चालू है, मकानों की किस्तें चालू है, बैंक की किस्तें चालू है। तो ये सारी समस्याएं तो आने वाली है आने वाले समय के अंदर आर्थिक रूप से, लेकिन आज जान का बचना जरूरी है। और उसके लिए वैक्सीन और तमाम जो बातें हैं, आज पूरा तरीके से मास्क लगाना और हमारा सुरक्षा चक्कर है, वो बेहद जरूरी है, नियम को समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि सभी जो वर्ग हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से निभाएं। व्यापारी वर्ग को सरकार से कुछ अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को अगर वो सरकार पूरा करती है तो वो बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि बाजार की जो व्यवस्था है वो ना बिगड़े और बाजार कम से कम इस वजह की, इस पेंडेमिक को फैलाने की वजह ना बने। बशर्ते उनके लिए जिस तरह की आर्थिक मदद की जरूरत है वो अगर सरकार गौर करे तो पूरी की जाए। और डॉक्टर साहब का ये कहना था बहुत सही है कि हमें कोरोना अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको अभी छोड़ना नहीं है। मास्क अभी भी आपके जो रोजमर्रा जिस तरह से आप पैंट शर्ट पहनकर घर से बाहर निकलते हैं उसी तरह से मास्क लगाकर निकलें। अभी जरूरी है इस बात का ख्याल रखना, सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अब हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर उम्र वर्ग की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी नियम कायदे बनाए गए हैं उनकी तरफ से क्या कुछ बेटर हो सकता है इस महामारी से बाहर निकलने में, दूसरों को स्वस्थ रखने में, अपने को स्वस्थ रखने में। अगर उन नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए तो दूसरी लहर तो हम पार खरीद चुके हैं, लेकिन तीसरी लहर को हम आने से पहले रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए नमस्कार। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है
देश में कोरोना संक्रमण के खतरे ने भले ही लोगों के सामान्य जीवन को कैद कर दिया था, लेकिन अब कोरोना संक्रमण की दर कम होने के साथ ही जीवन सामान्य दिनों की तरह पटरी पर लौटने लगा है। राजधानी दिल्ली में अनलॉक 3 की शुरुआत के साथ ही देश के अधिकतर राज्य अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं। अनलॉक में कई पाबंदियों को पूरी तरह से खोल दिया गया है, वहीं कुछ को पाबंदियों के साथ खोलने की तैयारी चल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण की दर लगातार नीचे आ रही है, वहीं रिकवरी दर बढ़ रही है। मध्य प्रदेश, हिमाचल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में राहतें बढ़ाई जा रही है। तमिलनाडु के लगभग 27 जिलों में छूट दी गई है। असम सरकार ने कोरोना टीके की दोनों डोज ले चुके अपने कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दे दी है। मध्य प्रदेश में अब शादी समारोह में 40 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। हालांकि शादी में शामिल हो रहे सभी व्यक्तियों की कोरोना जांच अनिवार्य होगी। उधर बिहार में हालात सामान्य रहे तो जुलाई में स्कूल, कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थाओं में कक्षाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। देश में पिछले 2 सप्ताह से कोरोना के नए केस तेजी से कम हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना से बिगड़े हालात अब काफी हद तक काबू में दिख रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 131 नए मामले सामने आए। हालांकि पिछले 24 घंटों में 16 लोगों ने जान गंवा दी। दिल्ली में अब संक्रमण दर घटकर 0.22% रह गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी काफी हद तक कोरोना से राहत है। बहरहाल देश भर में हाहाकार मचाने वाली कोरोना महामारी अब कमजोर होती दिख रही है, लेकिन लापरवाही बरती गई तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर फिर से कोहराम मचा सकती है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री तक साफ हिदायत दे चुके हैं और चिकित्सा विशेषज्ञ साफ चेतावनी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत। कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है, ये खुशी की बात है, लेकिन सावधानी अभी भी बरतनी है, ये बहुत जरूरी है। कोरोना के जो 2 वेव हैं, अलग-अलग का सबक लिया आने वाले वक्त में हमारे लिए क्या चुनौतियां हैं और हमें सावधानियां बरतनी है। सामाजिक संगठनों की भूमिका किस तरह से सामने आएगी, चिकित्सा विशेषज्ञ इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं और बाजार अपनी नई शक्ल में अपने नए व्यवहार के साथ आगे किस तरह से सामने आएगा, इन सबको लेकर आज हम इस खास खबर में बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PR गुप्ता जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और व्यापारी और उद्योग जगत से जुड़े हुए विशेषज्ञ, अगर हम बोलें तो भी गलत नहीं होगा क्योंकि उसकी सारी खूबियों को वो जानते हैं, समझते हैं। अजय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास आना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये मेडिकल से जुड़ा हुआ पूरा मामला था, चिकित्सा से जुड़ा हुआ पूरा पैंडेमिक था और इसकी वजह से अब जो हालात खड़े हुए हैं उनमें हमें अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आने वाले वक्त में अब किस तरह की सावधानियां हम रखें ताकि वापस इस तरह की कोई परेशानी हमारे सामने ना खड़ी हो। जो दूसरी लहर आई, अगर हम उसकी चीजों पर गौर करें तो क्या हम ये माने कि इसका जो नया वेरिएंट आया था वो इसके लिए जिम्मेदार था या फिर हमने जो लापरवाही बरती कि आंकड़े कम होते गए पहली लहर के बाद, उसमें हमने जो असावधानी बरती थी, इसके लिए कारण कौन सा माना जाए ताकि हम आने वाले वक्त में उस कारण को सामने रखते हुए सावधानियों को बरतें? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि नया वेरिएंट अपनी जगह है, लेकिन जो दूसरी लहर का कहर हमारे पे बरपा, उसके लिए स्पष्ट रूप से हम खुद जिम्मेदार हैं। हमने कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को त्याग दिया। अभी हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हम वैक्सीनेट होने के, पूरी जनसंख्या के 80% तक वैक्सीनेट होने में हमारे को समय लगेगा। इसलिए हर्ड इम्यूनिटी हमारी है नहीं और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने छोड़ा। हमने मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा, लगाया भी तो आधा अधूरा लगाया, गले में लटका के रख लिया। हमने घर से बाहर अपने कदम रख दिए, बाजार में भीड़ भाड़ में गए, हम सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए और इसलिए ये हमारा व्यवहार जो रहा उसका एक कारण ये भी है कि हम उगता गए थे बैठे बैठे घर में पहली वेव के बाद में। इसलिए एक स्वाभाविक पैंडेमिक फटीग जिसे हम नाम देते हैं वो भी एक कारण था। लेकिन बावजूद इसके हमारे सामने एक विपदा खड़ी थी
तो हमें ध्यान रखना चाहिए था। अब दूसरी वेव धीरे धीरे छट रही है, लेकिन ये वेव जो है छट रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सावधानी छोड़ दें। पहली बात कि हमें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी निरंतर अपनाना पड़ेगा। ये मान के चलिए कि ये मास्क हमारे मुंह से दिसंबर तक ही छूटेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमें दोनों वैक्सीन लगाने पड़ेंगे, ताकि अधिक से अधिक लगा लेंगे तो समाज में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। तीसरी बात, वैक्सीन 80 से 90% तक सुरक्षा देता है, तो वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं है कि हमने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ देना है। मेरे वैक्सीनेट फरवरी और जनवरी में लगे थे, लेकिन आज भी मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ मेरे मास्क मुंह पे लगा होता है। मैं किसी भी भीड़ भाड़ में नहीं जाता, सिवाय इसके कि मैं मुख्यमंत्री महोदय की जो वीसी है उसमें या अस्पताल में मरीज देखने के अलावा कहीं भी बाजार नहीं जाता। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार मुझे रूखा कहने लग गए, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। ज्यादा जरूरी यह है कि मैं अपने को और उन रिश्तेदारों को बचाऊं। तो ये उनकी इसलिए सुरक्षा के लिए तो अपने को रखना ही रखना पड़ेगा। यही मेरा कहना है कि हमें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्क की सुरक्षा, जो सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी है वो, और भीड़ भाड़ में तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ। वैक्सीनेशन सेंटर में जाए तो ये ध्यान रखें कि भीड़ भाड़ में नहीं जाए। यदि भीड़ है तो थोड़ी देर वेट। बिल्कुल। अजय जी, अभी बाजार का व्यवहार बहुत बदला है। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ा है वो हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, और पूरी अर्थव्यवस्था को अगर जो सहारा देता है वो हमारा व्यवसाय उद्योग जगत देता है। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में बाजार को क्या व्यवहार बदलने की जरूरत है? हम जो नियम कायदे बना रखे हैं बाजार के लिए वो तो अपनी जगह है, लेकिन अब हमें हमारे मार्केट बिहेवियर में या फिर हमें जो हमारा कमर्शियल बिहेवियर है उसमें किस तरह के बदलाव की जरूरत महसूस होती है? अजय जी। देखिए, क्या है कि जो कोरोना की पहली लहर थी उससे व्यापार जगत या इकोनॉमी जगत या आम आदमी कहें कि थोड़े टाइम बाद में एक बार संभलने लग गया था, और ऐसा लग रहा था कि इकोनॉमी वापस से धीरे धीरे नहीं होकर तेजी से पटरी के ऊपर आ जाएगी। पर जो ये दूसरी लहर आई है इसने एक बड़ा धक्का दिया। मतलब हम कह सकते हैं चाहे आम आदमी के जीवन में दिया है, व्यापार जगत में, इकोनॉमी में, तो इसने एक बड़ा वाला डेंट लगाया है, और इस डेंट से उभरने में हमारे को सबको समय लगेगा। अब रही बात, जैसे अपन बात करते हैं कि कैसे किस जैसे अप्रोप्रिएट व्यवहार जो करने की बात है, 100% जब तक अपन वो नहीं करेंगे जब तक हम इससे पार नहीं पा सकते। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा उपाय है, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, और इसके साथ साथ करना हमारे को जो अप्रोप्रिएट व्यवहार है वो करना पड़ेगा। और वो हम कहें कि हिंदुस्तान की जनता में उस चीजों का अभी तक बहुत ज्यादा भाव है। जब तक सरकार का या कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का डंडा रहता है, जब तक तो उन सब चीजों को पालना करते हैं। जैसे ही वो चीजें थोड़ी सी कम होने लग जाती हैं वो उसकी पालना को छोड़ देते हैं, और छोड़ते ही मतलब वो चीजें कह सकते हैं कि वो वापस से हावी हो जाती हैं। देखिए, बाजार में काफी हद तक व्यापार मंडलों ने, व्यापार संगठनों ने अपने सब व्यापारियों को एकजुट किया है, और सब व्यापारियों के ऊपर जितना बड़ा एक गहरा इफेक्ट पड़ा है उससे व्यापारी सब संभले हुए हैं। उन सब ने अपनी दुकानों के ऊपर सबके कह सकते हैं कि अगर जब भी एंटर करते हैं अपने प्रतिष्ठान में तो थर्मल चेकिंग का, सैनिटाइजेशन का, इवन दो उन लोगों ने अपने जो कुर्सियां वगैरह भी लगाई हुई होती हैं उनको भी उन्होंने डिस्टेंस कर दिया, सारी चीजें कर दी। तो व्यापार जगत इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। व्यापार मंडलों ने हर जगह बोर्ड लगा दिए कि सब जो भी है नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो मूवमेंट, इस तरह के पूरे हम लोगों ने एक मुहिम चला रखी है। व्यापार महासंघ से भी, 40 की तरफ से भी, सब तरह से एक व्यापार की मुहिम चल रखी है। और आम आदमियों से भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे भी जब भी खरीदारी करने के लिए आए बाजार के अंदर तो वो अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाए सारी चीजें करें। कुछ बाजारों के अंदर कह सकते हैं जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन होती है उस जगह के पर जरूर कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं के बराबर होता है। बाकी मेन बाजारों के अंदर, मेन प्रतिष्ठानों में, सब जगह व्यापार प्रतिष्ठानों में होता है। बट अब हमारे को बहुत ज्यादा दरकार है सरकार से, कहीं ना कहीं सरकार हमारे को इन सब चीजों में एक बार सहारा दे, क्योंकि व्यापार इस समय अगर आप कहें छोटे व्यापार, मंझले व्यापार, जितने भी व्यापार हैं बहुत ज्यादा उनको एक नुकसान पहुंच चुका है, और आने वाले समय में उनको पार पाने के लिए सरकार की, सरकारी सहायताओं की और सब चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो
तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार से निवेदन करेंगे कि कैसे भी हो सकती है, जैसे जब एक इकोनॉमिक पैकेज हो सकता है, आम आदमी के पास में जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक वो उसको खर्च नहीं करेगा बाजार में नहीं आएगा, और ये साइकिल जो इकोनॉमी का साइकिल है, ये घूमने में काफी दिक्कत रहेगी। इसलिए हम सबको इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये सब कामों पर ध्यान दें। जी सूरज जी, अब सामाजिक संगठनों के नजरिए से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी भूमिका सामाजिक संगठनों की इस बार इस पेंडेमिक में रही है। लोगों के लिए मदद पहुंचाना, उनको राशन पहुंचाना या फिर वैक्सीनेशन के लिए उनको जागरूक करना। अब क्या लगता है आपको, आने वाले वक्त में सामाजिक संगठनों की जो भूमिका है वो जो हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको लेकर ज्यादा बढ़ेगी? चाहे हम उनको योगा की बात करें या फिर उनके वैक्सीनेशन की बात करें या फिर उनको स्वस्थ रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज की बात करें, जैसे साइकिल टूर होते हैं, साइकिल कैंप बनते हैं साइकिल के, या फिर हम ये सोचे कि उनको अब फिट रखना है, उनको हेल्दी रखना है, इसको लेकर जो एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है वो अब सामाजिक संगठनों पर आ जाती है कि अब आने वाली गतिविधियों को वो इसी तरह से डिजाइन करें। देखिए प्रभात जी, हर जो आपदा होती है, आप ये मानिए कि समुद्र के जब लहरें आती है तो कहीं कहीं विनाश करती है, लेकिन अपने साथ में समुद्र की जो मोती है, सीप है और कई प्रकार की चीजें भी लेकर के बाहर आ जाती है। तो ऐसे ही हम इस आपदा को देखते हैं। शुरू में जब पहली लहर थी, उस समय जब हम लोगों के बीच में जा रहे थे, बहुत से सामाजिक संगठन काम कर रहे थे, एक्टिव थे, और बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन थे जो केवल कागजों में चल रहे थे, वो साइडों में लुप्त होकर रहते हुए। लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर से तो कभी भी सामाजिक रूप से जुड़े हुए नहीं थे, ऐसे लोगों की एक चैन हमको मिली, और जगह जगह कॉलोनियों के अंदर से लोग निकल के आने लगे, महिलाएं आने लगी आगे लोगों की सहायता के लिए। और हम एक मूवमेंट चलाते हैं बेजुबान पक्षियों के लिए। लॉकडाउन में बड़ी समस्या होती है, तो कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए दाने, पानी और रोटी और इनकी व्यवस्थाएं करते हैं। तो उसमें मुझे आश्चर्य हुआ कि घरों से, ट्रेड से निकल निकल के महिलाएं निश्चित समय पे वो जो पैकेट दे रही थी और पहुंचाने के लिए आगे आ रहे थे। तो ये एक अच्छा के बीच में। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी जो इसका दुष्प्रभाव ये रहा कि सरकार ने जो आंकड़े छुपाए, हो सकता है वो पैंडेमिक में उनको ये लगा होगा कि लोग पैनिक नहीं हो, इसलिए जो मौतों के आंकड़े थे वो कम बताए गए। हमने देखा है कि जो आंकड़े अखबार में थे और जो शमशान घाट में जलने वालों के आंकड़े थे, कब्रिस्तान में दफन वालों के आंकड़े दृश्य थे, वो अधिक थे और अखबारों में संख्या कम थी। तो सरकार की मंशा हो सकती है कि लोग पैनिक नहीं हो, लेकिन उसका दुष्प्रभाव ये रहा कि गांव-गांव में जब हम लोग बात करते थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको कहा कि आप बहुत रूखे हो, तो ऐसे ही जो रिश्तेदार होते हैं सबके कि आप आओ, हम आएंगे, हमारे गांव में नहीं है, और कौन मर रहा है, कहीं ऐसी कोई कैजुअलिटी हो नहीं रही है, केवल डराने के लिए बहुत से लोगों ने जो है सोशल मीडिया में इसका दुष्प्रभाव चलाया कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उससे हुआ ये कि लोगों ने माना कि ऐसा कुछ है नहीं, कोरोना इतना खतरनाक नहीं है, लोग मर नहीं रहे और कोविड के नाम पे भ्रमित किया जा रहा है। और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जब सेकंड वेरिएंट आया, दूसरी लहर आई, तो एकदम से लोग जो है वो भारी संख्या में कैजुअलिटी बढ़ने लगी, लोग मरने लगे, गांव-गांव तक इफेक्ट आने लगा, और हालात ये हो गए कि अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे, वेंटिलेटर खाली नहीं थे। तो ये उसका दुष्प्रभाव रहा। और अब जो हालात है, लोग कमरों में बंद रहे, घरों में रहे, माना उन्होंने, जब लगा कि लोग मर रहे हैं तो सब गांव-गांव में बंद हो गए, गलियां मोहल्ले सब लोगों ने अपने आप को सेफ रखा, मास्क का भी उपयोग करा। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि खुल रहा है लॉकडाउन। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि लॉकडाउन खुला है लेकिन कोरोना बंद नहीं हुआ है। अभी भी जो वायरस है उसका फैलाव चारों तरफ फैला हुआ है, और उससे लोगों के अंदर उतनी हानि हो रही है जितनी पहले हो रही थी। लॉकडाउन खुला, एकदम से लोग बाहर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आज मैंने सिर मुंडाया और आज ही ओले पड़ रहे हैं। तो मैं सिर मुंडा सकता हूँ, लेकिन जो ओले कब गिरेंगे उसका मुझे पता नहीं है। हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम बाहर जा रहे हैं तो हम ये मान लें कि युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। अब वहां बम चलेंगे, गोले चलेंगे, गोलियां चलेगी, क्या होगा उससे हमको सावधान रहना पड़ेगा। और इतना लोगों को तय करना पड़ेगा कि मेरी जान की कीमत के बराबर अगर मुझे किसी काम के लिए जरूरी जाना है तो मैं बाहर निकलूं, नहीं निकलूं। दूसरा, आज मास्क की जो बात करें डॉक्टर साहब, तो ये वैसे ही है जैसे आप ये मान लीजिए कि जगह जगह लिखा रहता है कि नो मास्क नो एंट्री। मैं देख रहा हूँ हर ऑफिस के बाहर, हर दुकान के बाहर, हर प्रतिष्ठान के बाहर लिखा रहता है स्लोगन। लेकिन ये वैसा ही है बिना जागृति के, जैसा सिगरेट की डिब्बी के ऊपर ये लिखा रहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसको मानते कितने लोग हैं? डिब्बी लेंगे, सिगरेट पिएंगे। तो ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा कि आज हमारी जो जान है उसकी कीमत कितनी है और हमारे परिवार के लिए वो कितनी महत्वपूर्ण है।
जब ये हमारी समझ में आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि लोगों की जो सावधानी है वो इस कोरोना के कहर को कम कर पाएगी। अन्यथा आज भी कोरोना का जो बड़ा प्रभाव है लोगों पे पड़ रहा है और लोग मर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अब तक देखिए अक्सर घरों में क्या होता है कि किसी को हल्का सा कुछ बुखार हुआ, कुछ तबीयत खराब हुई, अपने स्तर पर उन्होंने दवाई ले ली। लेकिन अब जो ये पैंडेमिक आया उसने कई चीजें हमें सिखाई हैं। मसलन जैसे स्टेरॉइड का अगर हम बेतरतीबी से इस्तेमाल करते हैं, बिना चिकित्सकीय सलाह के इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लैक फंगस जैसा जो उसकी जो खतरे हैं, उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं। घर पर इलाज करने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, आप उसको बुखार समझकर इलाज करते रहे, लेकिन पता चला कोविड है। जब वो बिगड़ गया तब आपको हॉस्पिटल भागना पड़ा। तो जो हमारा अब तक का जो व्यवहार रहा है किसी भी बीमारी को लेकर या उसकी गंभीरता को नहीं समझने को लेकर, खुद घर पर इलाज करना, चले जाएंगे डॉक्टर के पास, जब ज्यादा होगा तो सोचेंगे, जांचें करवानी है करवा लेंगे, ये तो किसी भी चीज को हल्के में लेना। आपको अब क्या लगता है कि आने वाले वक्त में हमें अब थोड़ा सा और ज्यादा सावधान अपनी हेल्थ को लेकर होना पड़ेगा, और ये सिर्फ अपनी हेल्थ को लेकर नहीं, अपनी फैमिली की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा और ज्यादा लोगों को सजगता बरतनी होगी? किस तरह की सजगता की जरूरत है और जो सावधानियां अब हमको आगे बरतनी है, क्या लापरवाही अब तक हम करते रहे हैं जिनको आप नोटिफाइड करना चाहेंगे? मतलब जैसे मैंने बताया कि आपको हल्का सा बुखार होता है तो लोग घर से ही दवा ले लेते हैं, हमें किस तरह की सावधानियां अब आने के वक्त में बरतनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए सर्वप्रथम तो मैं अभी भी अपील करूंगा कि ये मास्क आज की तारीख में हमारे ड्रेस का हिस्सा है। जैसे हम पैंट शर्ट पहन के घर से बाहर निकलते हैं, यदि घर से निकलना है तो मास्क भी लगा के ही निकलना है। दूसरी बात, किसी भी समय किसी को भी यदि ALI यानी कि कोरोना के जो लक्षण हैं वो यदि आपको मिलते हैं तो आप अपने निकटतम स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करके और कोरोना की जांच करवाएं। पिछले दिनों में कोरोना की जांच ना करवा के और लोगों ने HRCT कराए अपने आप, जिससे दो नुकसान हुए। जल्दी HRCT कराने से HRCT नॉर्मल आया और हमने मान लिया कि हमारे कोरोना नहीं है। दूसरा, ऐसी स्टेज में HRCT कराने गए तो दूसरे लोगों को कोरोना फैला। तो ऐसी स्थिति में अपने आप HRCT करवाना खतरनाक है, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। तीसरी बात, जैसे ही कोरोना के लक्षण हो और हमारे को स्वास्थ्य कर्मी ने ये बताया कि आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है या गलती से यदि नेगेटिव भी है, 30% में होते हुए भी नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव भी है तो भी आपको जो वांछित इलाज है वो ले। चौथी बात, यदि गंभीर लक्षण है तो आप स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में हायर सेंटर पे जाएं और अपनी जांच करवाएं या भर्ती हुए। चौथी बात, जो सबसे ज्यादा डैमेज हुआ वो ये हुआ कि स्टेरॉइड का एप्रोप्रिएट यूज नहीं हुआ, या तो कम डोज मात्रा दी गई जिससे कोरोना बढ़ गया, या ज्यादा मात्रा दी गई जिससे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लैक फंगस, इस तरह की समस्याएं पैदा हुई। कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड रामबाण है, लेकिन इनकी प्रॉपर मात्रा में यूज करना ही इससे रक्षक है। यदि हम कम दवाई देंगे तो कोरोना बढ़ेगा, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की कमी आएगी और कभी कभी तो लंग फाइब्रोज होगी। यदि ज्यादा मात्रा में देंगे तो डायबिटीज बढ़ेगी, ब्लैक फंगस का खतरा होगा, BP बढ़ेगी, कई बार उल्टियां हो जाती हैं। तो ये दोनों एप्रोप्रिएट इलाज कराना जरूरी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि स्टेरॉइड से हमें घबराना नहीं है। साधारण जो उचित मात्रा में स्टेरॉइड है उससे डायबिटीज हो सकती है और वो होएगी तो उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जरूरत जितनी मात्रा की है, आवश्यक मात्रा है, उतनी मात्रा में स्टेरॉइड लें। तो यदि हम कोरोना से बचाव और उपचार का सही एक मिश्रण काम में लेंगे तो हम इस कोरोना की महामारी से बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये सावधानियां सिर्फ कोरोना ही नहीं, उसके बाद भी आम जो हमारी जिंदगी होती है उसमें किसी भी बीमारी को लेकर हमें सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। कोई भी दवा खुद ना लें, जांचें अपने स्तर पर ना करवाएं, तो मुझे लगता है कि काफी जो हालात हैं उनको हम सुधार सकते हैं। अग्रवाल साहब, हम यहाँ के बाजार की शक्ल और जो दूसरे देश हैं
उनके बाजार की शक्ल को मैं एक बार थोड़ा सा कंपेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें दिक्कत क्या है कि थोड़ा जैसा आपने भी जिक्र किया था कि हम कंजेस्टेड इलाके में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ पर जो बाजार होता है उसमें हम दुकान के अंदर जब देखते हैं तो बहुत कम जगह बचती है लोगों के बैठने के लिए या फिर उनके खड़े होने के लिए, तो उसकी वजह से सामान बहुत ज्यादा भरकर रखा जाता है और उसकी वजह से लोगों को मजबूरी होती है कि वो सट कर खड़े रहें। या फिर बाजार की शक्ल ऐसी है हमारी यहाँ पर कि लोग बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया में जाकर ही शॉपिंग करते हैं, तंग गलियों में दुकानें खुली हुई हैं, उसकी वजह से उन्हें वहां जाना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि अब आने वाले वक्त की जरूरत यह है कि हम इस तरह की सावधानियां बरतें कि कुछ नियम कायदों में ऐसे बदलाव आए कि बाजार की जो शक्ल हो वो थोड़ी सी खुले तौर पर हो, किसी तरह का कोई कंजेक्शन ना हो, उसके लिए जो नियम कायदे हैं उनकी सख्ती से पालना की जाए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के जो हालात पैदा हों तो भीड़ कम से कम उस या फिर बाजार की भीड़ कम से कम उस बीमारी को फैलाने की वजह ना बने। देखिए, जो जितने बाजार बने हुए हैं, ज़्यादातर बाजार तो अगर कहें तो हम तरीके से ही बने हुए हैं। आप अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर के जो बाजार बने हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं, बाकायदा दुकानें उनके सब सिस्टम है, नंबर डले हुए हैं, आगे फुटपाथ हैं। वॉल सिटी एरिया के अंदर भी अगर अपने बाजार देखें तो बहुत तरीके से बने हुए हैं। बट अगर अपन कह जाए कि हिंदुस्तान में रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है, जब रोजगार की कमी होती है तो स्वरोजगार के ऊपर जो जोर दिया जाता है, प्रधानमंत्री जी ने भी स्वरोजगार पर जो जोर दिया, उसमें यही होता है कि गली मोहल्ले के अंदर लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, तो वो अपने पास अपने घरों के अंदर नीचे दुकान खोल के बैठ जाते हैं और वहां से वो अपना रोजगार चलाते हैं। इसके अंदर कोई वैसे देखा जाए तो कोई ऐसा गलत भी नहीं है। आदमी अगर अपना काम करके अगर दाल रोटी का पेट पालता है तो करना चाहिए। इसके लिए सरकार ने नियम बना रखे। अब उन नियमों का पालन कराना, सख्ती से जो पालन कराना है वो सरकार का काम है। और देखिए, सरकार के लिए आप जैसे अभी हम डॉक्टर साहब हमारे को बताते हैं कि हमको अप्रोप्रिएट नियम काम करना चाहिए, वैसे सरकार को भी बहुत कुछ काम करना चाहिए। सरकारों के लिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आज की तारीख के अंदर अगर आज हमारे लॉकडाउन लगा दिया जाता है, 2 महीने तक बाजार बंद रहते हैं, ना तो हमारा बिजली का बिल बंद रहता है, ना हमारा पानी का बिल बंद रहता है, ना हमारे किराए बंद रहते हैं, ना ब्याज बंद रहता है, हर चीज तो चालू रहती है व्यापारी के ऊपर। फिर उसके बाद में एक दिन के अंदर उनके ऊपर डंडा लगाया जाता है, टाइमिंग ऐसे कर दिया, 6 से 11 बजे तक का टाइमिंग कर दिया जाता है। मुझे नहीं लगता जो सरकार के अंदर जो भी अधिकारी वगैरह जो भी बैठे रहते हैं वो उन चीजों को बहुत तरीके से देखते हैं। अगर आप किसी भी चीज के लिए गए, व्यापारी वर्ग, कोई भी व्यापारी वर्ग ऐसा नहीं है कि जो चाहता हो कि उसके व्यापार के, उसके दाल रोटी के ऊपर उसके पेट पे कहीं ना कहीं संकट आए। व्यावहारिकता को देखना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? सरकारों को सिस्टम से अगर बना के, सरकार अगर उनके नियम कानून कायदा बना के चले जाए तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं आज जैसे अपन कहते हैं जर्म 99.9% है, वैसे हम व्यापारी 99.9% हर चीज को फॉलो करने के लिए तैयार है। आज व्यापारी वर्ग अगर आप देखो जाए तो चाहे अगर कितनी भी विपदा के अंदर है वो सहायता के लिए भी खड़ा रहा है। चाहे आज मैं कह रहा हूँ कि अपन ने चाहे सामान बांटा हो, चाहे अपन ने मास्क बांटे हो, ये इवन तो वैक्सीनेशन कराने के लिए भी व्यापार मंडल सब आगे आए हुए हैं और हर एक का वैक्सीनेशन करा है। तो इसलिए व्यापार वर्ग के साथ में करा जाए, काफी हद तक हम लोगों ने जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे कि वो भी सरकारें अगर हमारे पर ध्यान दे तो हम और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। सोनी साहब, समय कम है, आपसे मैं आखिरी बात जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है अब सामाजिक संगठनों को जो दिशा है वो अब शहरों और कस्बों से आगे बढ़कर अब गांवों की तरफ करनी चाहिए? क्योंकि आपने देखा दूसरी लहर में गांवों में अचानक से ये लहर आई, लेकिन अब वैक्सीनेशन के दौरान एक और चीज निकलकर सामने आ रही है कि लोग वैक्सीन के डर से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कई तरह के मिसकंसेप्शन उनके दिमाग में है। तो आपको नहीं लगता कि अब सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी इस पेंडेमिक के बाद एक नए तौर पर यह बढ़ जाती है कि अब उन्हें गांवों की तरफ भी अपनी सोशल एक्टिविटीज को लेकर रुख करना चाहिए, वहां पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए उनको जागरूक करने के लिए? निश्चित तौर पे यही मेरे दिमाग में था, मैं बोलना चाह रहा था, सहयोग से आपने पूछा है। अभी गांव में भी और शहरों में भी आज भी मेरे पास में डिस्पेंसरी से फोन आए थे कि वहां पे बॉयल खुलती है और लोग पूरे पहुंच ही नहीं रहे। तो लोगों के घरों में हम जब जा रहे हैं, जयपुर शहर के आसपास के जो नानियां हो रहे हैं, तो लोग बिल्कुल डरे हुए वहां पे। और कुछ लोगों के वैक्सीन के बाद में एक आध बार थोड़ी बुखार आती है हल्की सी, उसकी अफवाह इतनी चलती है कि लोग बिल्कुल डरे हुए और वैक्सीनेशन के नाम से दूर भाग रहे हैं। तो शहरों में भी नहीं, जब लोग जा रहे हैं तो गाँव में तो हालात क्या होंगे आप समझ सकते हैं। विशेष तौर पे युवाओं के अंदर तो थोड़ा सा रुझान है, लेकिन जो बड़े लोग हैं हो रहे हैं, महिलाएं विशेष तौर पे आ नहीं पा रही है कि चलो बाद में चले जाएंगे, अभी काम है घर पे, तो इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा घातक होने वाला आने वाले समय के लिए। तो सब लोगों को कम से कम वैक्सीनेशन के लिए तो आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका में जिस तरीके से मास्क फ्री हो गया है, तो हम जितने जल्दी हम अपना वैक्सीनेशन करा लेंगे, वैक्सीन ले लेंगे, तो संभवतः हम भी जो है इनसे छुटकारा पा लेंगे। दूसरा, एक पूरा पेड़ लेकर के हम जब तक इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे हमारी सुरक्षा चक्कर को, तब तक मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से आज हम जो लोगों को तकलीफ हो रही है, गुप्ता जी ने कहा बिल्कुल सही है बात है,
कि लोगों के दुकानें प्रतिष्ठान बंद पड़े, बिजली के पानी के बिल चालू है, मकानों की किस्तें चालू है, बैंक की किस्तें चालू है। तो ये सारी समस्याएं तो आने वाली है हमें आने वाले समय के अंदर आर्थिक रूप से, लेकिन आज जान का बचना जरूरी है और उसके लिए वैक्सीन और तमाम जो बातें हैं, आज पूरा तरीके से मास्क लगाना और हमारा सुरक्षा चक्कर है वो बेहद जरूरी है, वो समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि सभी जो वर्ग हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से निभाएं। व्यापारी वर्ग को सरकार से कुछ अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को अगर वो सरकार पूरा करती है तो वो बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि बाजार की जो व्यवस्था है वो ना बिगड़े और बाजार कम से कम इस वजह की इस पेंडेमिक को फैलाने की वजह ना बने, बशर्ते उनके लिए जिस तरह की आर्थिक मदद की जरूरत है वो अगर सरकार गौर करे तो पूरी की जाए। और डॉक्टर साहब का ये कहना था बहुत सही है कि हमें कोरोना अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको अभी छोड़ना नहीं है। मास्क अभी भी आपके जो रोजमर्रा जिस तरह से आप पैंट शर्ट पहनकर घर से बाहर निकलते हैं उसी तरह से मास्क लगाकर निकलें। अभी जरूरी है इस बात का ख्याल रखना, सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि ये एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अब हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर उम्र वर्ग की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी नियम कायदे बनाए गए हैं उनकी तरफ से क्या कुछ बेटर हो सकता है इस महामारी से बाहर निकलने में, दूसरों को स्वस्थ रखने में, अपने को स्वस्थ रखने में। अगर उन नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए तो दूसरी लहर तो हम पार खरीद चुके हैं, लेकिन तीसरी लहर को हम आने से पहले रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए नमस्कार।